हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, उत्तर प्रदेश जीसीएस 2021 वाला जो प्री वाला पेपर था उसको हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक पढ़ा था। उसके आगे आज हम इस क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ज्वालामुखी पर्वत दिया गया था और देश दिया गया था, उसको मिलान करना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा माउंट रेनर जो है पर्वत वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। माउंट एटना इटली में है और माउंट पेरिकुटीन ये मैक्सिको में है। माउंट एपो ये फिलीपींस में है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। कथन 2 है, इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक या दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। सोकोत्रा द्वीप अरब सागर की अदन की खाड़ी के पास स्थित यमन का एक द्वीप है। यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसे वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को की स्थापना वर्ष 1945 में हुई। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थल शामिल हैं, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं एक मिश्रित स्थल है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रेनाडा, ऑप्शन बी है मोंटसेराट, ऑप्शन सी है मडीरा, ऑप्शन डी है एंगुइला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मडीरा। मडीरा द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो पुर्तगाल का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 801.1 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी फंचल और इसकी मुद्रा यूरो है। यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, काष्ठ शिल्प उद्योग, चीनी प्रसंस्करण प्रमुख उद्योग हैं, जबकि ग्रेनाडा, मोंटसेराट एवं एंगुइला कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप है। जलमंडल से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन है, मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। कथन 2 है, मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ठीक है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर यह म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के साथ मिनाम मिकांग डेल्टा वियतनाम में हो ची मिन सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय पवनों के नाम दिया गया है और स्थान दिया गया है। ठीक है, जिसमें कह रहा एक युग जो है वो सुमेलित नहीं, बाकी 3 सुमेलित हैं। ऑप्शन ए है
लेवेस स्पेन से सम्मिलित किया गया है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया से सम्मिलित किया गया है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका से सम्मिलित है। और सामल ऑस्ट्रेलिया से सम्मिलित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें कह रहा है एक गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो जो ऑप्शन डी है ये गलत है, सामल ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। प्रश्नगत स्थानीय पवनों के नाम एवं उनके स्थान का सही सम्मेलन इस प्रकार है। लेवेस जो है स्पेन का है, सही है, ठीक है। ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया का है। ब्रिकफिल्डर जो पवन है ऑस्ट्रेलिया का है। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का है। लेकिन जो सामल है ये ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन का नाम नहीं, बल्कि यह अरब, ईरान एवं इराक की मरुस्थलीय क्षेत्र की गर्म हवा है। आर्थिक भूगोल से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी है बायोगैस। अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक गैर नवीनीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि, ठीक है। एक गैर नवीकरणीय या अनवीनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिससे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वह संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ऑप्शन ए है लातविया, ऑप्शन बी है कैमरून, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी है आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लातविया जो है कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। बाकी तीनों जो हैं ये कोको यानी कॉफी के प्रमुख उत्पादक देश हैं। कोको के प्रमुख उत्पादक देश आइवरी कोस्ट, घाना, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कैमरून आदि हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में ककाओ नामक वृक्ष उगते हैं जिनके फलों के बीज को कोको कहते हैं। इसके वृक्ष का मूल स्थान लैटिन अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग है। कोको 2 प्रकार के होते हैं, क्रिडलो दक्षिण अमेरिका में होता है और फोरेस्टो ये अफ्रीका में होता है। लातविया की प्रमुख फसल राई है। क्या है, राई है। मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से क्वेश्चन लिया गया है। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान दिया गया है और जनजात दी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है अलास्का में कोरियाक जनजात पाई जाती है। ऑप्शन बी है बोर्नियो स्थान पर पुनान जनजात पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुबाला जनजात पाई जाती है। और ऑप्शन डी है स्वीडन और तथा फिनलैंड में लैप्स जनजात पाई जाती है। कह रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो एक युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, तो यह है अलास्का और कोरिया की सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है, ठीक है। सही सुमेलित इस प्रकार है, बोर्नियो पुनान की जनजाति है, बोर्नियो में पुनान जनजात पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला जनजात पाई जाती है। स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स जनजात पाई जाती है। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया की
चुकची समुदाय की जनजाति है। कोरियाक पूर्वोत्तर साइबेरिया की चुकची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्रायः चूको टको कमचटकन भाषा बोलते हैं। चूको टको कमचटकन भाषा बोलते हैं। इसके बाद में है जनसंख्या एवं नगरीकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जनसंख्या और एवं नगरीकरण से, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों का क्रम निम्नवत है। उत्तर प्रदेश में 19.981 करोड़ जनसंख्या है, यानी कुल जनसंख्या 16.51% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, 11.237 करोड़ जनसंख्या महाराष्ट्र में निवास करती है, यानी कुल जनसंख्या का 9.28% है। ठीक है, पूरे भारत की जनसंख्या का 9.28% है। बिहार की जनसंख्या है तीसरे नंबर पर। बिहार या ऑप्शन के अनुसार तीसरे नंबर पर 10 करोड़ जनसंख्या है, 10.409 करोड़ जनसंख्या है, 8.60% है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ये 9.127 करोड़ जनसंख्या है। ये परसेंटेज में देखा जाए तो 7.54% है। आंध्र प्रदेश की जनसंख्या 8.458, परसेंटेज में 6.99% है। ठीक है, 6.99% है आंध्र प्रदेश की जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर आंध्र प्रदेश की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। कंपनी ने 1600 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए एक न्यायिक पद्धति के विकास तथा करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 ईस्वी को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी है द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी है तृतीय अवस्था और ऑप्शन डी है चतुर्थ अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था को नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में ज्ञात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में निवेश की वृद्धि, पूंजी की वृद्धि, परिवहन में वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन कथन एक है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। कथन दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों
सही है। नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने को बाध्य होते हैं। नगरीकरण बढ़ने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने को बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ ही परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है। अतः नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जनदर को कम करने में सहायक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, या फिर पश्चिम बंगाल का, या मिजोरम का? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 यानी सबसे कम है। ठीक है, जनघनत्व कितना है? 17 है। वहीं बिहार का जनघनत्व 1106 सबसे अधिक है। न्यूनतम 5 जनघनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। मिजोरम में 52 प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की है जनघनत्व, सिक्किम का जनघनत्व कितना है? 86 प्रति वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का है 119 प्रति वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, जनघनत्व कितना है? 123 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश का है 123 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभुता, ऑप्शन बी है लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी है पंथनिरपेक्ष, और ऑप्शन डी है संघीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी संघीय हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय 3 प्रकार का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख भी प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है गोवा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है झारखंड, और चौथा है हरियाणा। ठीक है, इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। ठीक है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को गठन किया गया इसका, 1 नवंबर 1966 में गठन हुआ इसका। गोवा का 30 मई 1987 को हुआ इसका गठन। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014 को। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 4132। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है आम चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आम चुनाव में जो मतदान है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान मौलिक कर्तव्य है, जबकि आम चुनाव में मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल्य अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सब विश्व के साथ की गई संधि कहा था। स्वाभाविक ही था कि उन्हें राज्य के लिए अर्थात कार्यपालिका एवं विधायिका के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। उसके बाद में संसदीय व्यवस्था, केंद्र सरकार से जो प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266 और अनुच्छेद 267 या अनुच्छेद 268? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। आकस्मिक निधि एक आकस्मिक परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाई जाती है। आकस्मिक निधि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों को सामना करने के लिए बनाई जाती है जिसके अधीन अकस्मात कुछ बेजरूरी हो जाए। वर्तमान में राष्ट्रीय आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दूसरा कथन, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। सही उत्तर का चयन करें नीचे दिए गए कोड की सहायता से। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है और ऑप्शन डी है ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनों कथन सत्य हैं, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर का चयन कीजिए। राज्य दिया गया है और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की सीट दी गई है। राजस्थान में दिया गया है, मिलान करना है 10 सीट, गुजरात की 7 सीट, कर्नाटक में 11 सीट, पंजाब की 12 सीट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2। 1 3 यानी राजस्थान में 11 सीट, गुजरात में 12 सीट, एक तीन एक सॉरी राजस्थान में 10 सीट, गुजरात में 11 सीट, कर्नाटक में 12 सीट और पंजाब में 7 सीट। प्रश्न में दिए गए राज्य और उनके राज्यसभा में प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। राजस्थान में 10, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 10 सीटों का है, गुजरात में 11 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है और पंजाब में 7 सीट है। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश 31 सीटों तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व संयुक्त रूप से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पांडिचेरी, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा 1-1 सीटों का है। सबसे ज़्यादा जो सीट है राज्यसभा की वो उत्तर प्रदेश में 31 सीट है और सबसे कम है संयुक्त रूप से नागालैंड में 1 सीट है, मणिपुर में 1 सीट है, त्रिपुरा में 1 सीट है, पांडिचेरी में और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा सब में 1-1 सीट है। नीचे दिए गए कथन, क्वेश्चन नंबर है 51, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए कहा गया है तथा दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ऑप्शन ये है, ए आर दोनों सही है, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दिया गया है, ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए गलत है किंतु आर सत्य है। उपयुक्त प्रश्न का अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या राज्यसभा का सांसद हो, दोनों ही संघ सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए है, सत्र का प्रथम घंटा। ऑप्शन बी है, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है। ऑप्शन सी है, प्रश्नकाल के पूर्व का काल। ऑप्शन डी है, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में माना जाता है। भारतीय संसदीय कार्यवाही के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है।
इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को संसद में उठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है साधारण विधेयक, ऑप्शन बी है संवैधानिक संशोधन विधेयक, ऑप्शन सी है राज्य पुनर्गठन विधेयक, ऑप्शन डी है धन विधेयक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। ऑप्शन ए है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी है भारत की संचित निधि की, ऑप्शन सी है भारत के लोक लेखा की, ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। इसमें 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से तथा 7 राज्यसभा से प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के सदस्यों में से करता है। जो प्रायः विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है। समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत सीएजी के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है पुंछी आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है राजमन्नार समिति के द्वारा, ऑप्शन सी है कोठारी समिति के द्वारा, या ऑप्शन डी है सरकारी आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरकारी आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति यदि किसी समय यह आवश्यक समझे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह इसका गठन कर सकता है। इसकी सिफारिश सरकारी आयोग द्वारा
की गई थी, जिसके आधार पर वर्ष 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। पूंछी आयोग सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को गठन किया गया। राजमन्नार समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित की थी। वर्ष 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। राज्य सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन ए है विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष एवं सदस्यों, लोकसभा के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में दी गई है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तो वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 337 में दी गई, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटाने का आदेश देता है। ठीक है। क्वेश्चन है संघ राज्य संबंध प्रशासन जम्मू कश्मीर राज्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है क्या है? ऑप्शन ए दिया गया संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ऑप्शन बी है संघीय वार्षिक बजट तैयार करना। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। ऑप्शन डी दिया गया है संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। निर्वाचन आयोग और राज्यसभा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए।
कथन एक है, तथ्य एक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा कथन, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 दोनों सही हैं, या 1 2 दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग एक अस्थायी अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन तथा पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती बी.एस. रामादेवी जो कि कार्यवाहक थी। वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन ये वर्तमान में इस समय नहीं है। इस समय है राजीव कुमार। ठीक है, ध्यातव्य है जो कि 25वें नंबर के हैं। ध्यातव्य है कि S.Y. कुरैशी भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक अन्य आयोग राज्य भाषा इस प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण क्या है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। AR दोनों सही हैं, दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या करता है, या फिर RA दोनों सत्य हैं और व्याख्या नहीं करता है। AR दोनों सत्य हैं किंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर A सत्य है किंतु R गलत है, या फिर A गलत है किंतु R सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A गलत है किंतु R सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। स्पष्ट है कि अभिकथन A गलत है, परंतु कारण R सही है, अतः प्रश्नगत विकल्प D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था? ऑप्शन ए है श्री संथानम, ऑप्शन बी है श्री केसी नियोगी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राज मन्नार और ऑप्शन डी है A.K. चंदा, श्री A.K. चंदा। इसका सही आंसर होगा श्री केसी नियोगी। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका गठन वर्ष 1951 में किया गया था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। ध्यातव्य है कि वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 61 है। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और अन्य 9 सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से एक को पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष नामित करता है, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है तथा अन्य सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया। हालांकि वर्ष 2004 में सुनामी के पश्चात भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया। इसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का गठन किया। इसका औपचारिक गठन 27 सितंबर 2006 को किया गया था। एनडीएमए का गठन केंद्र में प्रमुख प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री और जिला में जिलाधिकारी होता है। एनडीएमए का गठन जो होगा, केंद्र में उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राज्य में उसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री और जिला में जिलाधिकारी होता है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता, पहला है अशोक मेहता समिति, दूसरा है LM सिंघवी समिति, तीसरा है BR मेहता समिति और चौथा है GKB राव समिति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ठीक है, BR मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी। ठीक है, प्रश्नगत पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम निम्नवत है। BR मेहता समिति 1956 में गठित हुई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई थी। ठीक है, GKB राव समिति 1985 में, GKB राव 1985 में गठित हुई और LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई। ध्यातव्य है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 243 खा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन 101वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी है 102वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी है 103वां संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी है 104वां संशोधन अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में पारित हुआ। इस संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 में पारित किया गया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी ये जो EWS है उसी की बात की गई है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम में, जिसको 10% आरक्षण देने की बात की गई है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। लोकसभा 104वां संविधान संशोधन 2019 में पारित किया गया, इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है,
कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 66वां संशोधन, ऑप्शन बी है 62वां संशोधन, ऑप्शन सी है 61वां संशोधन और ऑप्शन डी है 63वां संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया तथा राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली। इसी दिन लागू हुआ। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियम इसमें शामिल किए गए। 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण एवं लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष 2000 तक वृद्धि की गई। 63वां संविधान संशोधन 1989, पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई। विविध से प्रश्न पूछे गए हैं मिसलेनियस से। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विषय दिया गया और संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है। न्यायपालिका व कार्यपालिका अनुच्छेद 50 का पृथक्करण दिया गया है, बोला गया अनुच्छेद 50। ठीक है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, इसके सामने अनुच्छेद 50 लिखा है। इसमें पूछा गया हमसे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें एक सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। फिर है आपका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में दिया गया है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A में दिया गया और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग बनाना अनुच्छेद 40 में दिया गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A में दिया गया यही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही दिए गए। प्रश्नगत विषय और संबंधित अनुच्छेदों का सही सुमेलित क्रम निम्नलिखित है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में वर्णित है, संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में कहा गया, ए में नहीं कहा गया, अनुच्छेद 46 में कहा गया। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में की बात की गई है। ठीक है, एवं उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में बात की गई है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने के संबंध में है। अनुच्छेद 43B के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहकारी सोसाइटी समिति के शैक्षिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंध को प्रोत्साहित करें। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, अतः विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। सोमनाथ लाहिड़ी ने, ऑप्शन नंबर ए है सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है NG रंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
संविधान सभा की बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वह शरारत छोड़ गए हैं। ये बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको क्रम से हमें लगाना है। ठीक है, क्रम से लगाना है। तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4। पहले 1 2 3 और 4। गोलकनाथवाद कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। 1967 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया? तो वर्ष 1971 में हुआ। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ? 1973 में हुआ। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले गोलकनाथवाद, उसके बाद में 24वां संविधान संशोधन 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिया गया और स्रोत दिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, सही है। ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये गलत है। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया है, ये सही है। ठीक है, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित हैं। यह कनाडा के संविधान से लिया गया, यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से तथा आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं। आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय आय और बजट से निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक का प्रमुख कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन ए है पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार, पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार। ऑप्शन बी है जनसंख्या में परिवर्तन। ऑप्शन सी है विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन। ऑप्शन डी है तकनीक विद एवं नौकरशाह। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तकनीक विद एवं नौकरशाह। तकनीक विद एवं नौकरशाह को आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि पूंजी के संचय व तकनीक सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन तथा विशेषीकृत गतिविधियों में श्रम विभाजन आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? थोक एवं मूल्य के आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े प्रति माह 14 तारीख को संकलित किए जाते हैं, जिसका आधार वर्ष 2011 से 12 है, 2011-12 है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों में जुलाई 2021 में मुद्रास्फीति की दर 11.16% अंतिम रही है। मुद्रा बैंकिंग एवं कर प्रणाली केंद्र एवं राज्य वित्तीय संबंध से मॉनेटरी बैंकिंग एंड टैक्सेशन सिस्टम सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक पर। ऑप्शन बी है औद्योगिक सार्वजनिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। या फिर ऑप्शन सी है सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। या ऑप्शन डी है
शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 है। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई भारत में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले चिन्हित किए जाने वाले सभी लेनदेन शामिल होते हैं। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। क्वेश्चन नंबर 72 है। 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, उसमें सही और गलत बताना है, कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं या दोनों सही हैं। पहला कथन है पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब कथन 1 है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। कथन दूसरा कह रहा है निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है या कोई भी नहीं सही है। इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोनों कथन सही है। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। जब बचत का प्रयोग उत्पादन हेतु निवेश के रूप में हो तब पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण एक लेखा अवधि के दौरान अचल पूंजी निवेश पूंजी स्कंध के मूल्य में हुई वृद्धि के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।